अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, हुकूमत के इस्तेहकाम के हवाले से मुल्क भर में जो है एक बेयकीनी की कैफियत जारी है। हर तरफ भांत भांत की आवाज़ें आ रही है। कोई कहता है कि 2 महीने की हुकूमत ये रवाना हो जाएगी, कोई कहता है चंद दिन की मेहमान है। शायद कि यही वजूहात है कि बैरून दुनिया पाकिस्तान की साख जो है इन तमाम अफवाहों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है गैर मुस्तहकम हो रही है और गैर मुल्की सरमायाकार इन्हीं आवाज़ों को सुनते हुए पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी से गुरेज कर रहे हैं। हुकूमत की हम जो देखते हैं कि जो मुशीराना है, जो कि मुआशी मुशीरान है, यही साबका हुकूमतों में भी हुआ करते थे। तकरीबन तमाम लोगों की जो अपनी जो पॉलिसीज हैं वो हमें एक जैसी नज़र आती हैं। जैसे कि रिफंड्स, ताजिर और सनतकार अपने रिफंड्स के हवाले से एक तवील अरसे से जो है वो मुतालबात करते हुए आ रहे हैं, गुजारिशात करते हुए आ रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। और वो कहते हैं कि रिफंड्स के ना होने की वजह से सरमायाकारी की किल्लत है और इस सरमायाकारी की किल्लत की वजह से जो है वो कारखाने बंद हो रहे हैं। कारखाने जब बंद होंगे तो बेरोज़गारी फैल रही है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और FBI के चेयरमैन ताजिर और सनतकारों पर जोर दे रहे हैं कि वो टैक्स की अदायगी करें, टैक्स की जो नेट है उसमें इजाफा करें। तो सवाल ही पैदा होता है कि जब सरमाया की कमी होगी, किल्लत होगी और कारखाने बंद हो रहे होंगे तो टैक्स कहां से अदा होंगे? ये तो वही तमाम सारी बातें हैं जिन नुकात पे आज हम अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए जिस मेहमान ने खास तौर पे शिरकत की है, सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ करवाता चलूं। एक बहुत ही मुमताज़ शख्सियत हैं और कराची शहर में मैं समझता हूं कि तिजारत के हवाले से और तिजारती एक यूनियन या उसकी एक लोगों को मुत्तहद करने में काफ़ी बड़ा किरदार भी है। वो हैं सिराज कासिम तेली साहब, मेरे सामने मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट पे आप अपना वक्त, कीमती वक्त निकाल के जा रहा है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज सिराज कासिम तेली मेरे वाहिद मेहमान होंगे और मेरे साथ ऑनलाइन जो होंगे वो अशफाक तोला साहब होंगे, जो कि मुआशी तज़कियाकार के हवाले से कुछ अपने नुकात का भी बताएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे हम देखते हैं छोटा सा एक रिपोर्ट और फिर दोबारा वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में दोबारा हाजिर हैं और प्रोग्राम की इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ जो मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब, जो कि BMG ग्रुप, बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह भी हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आज हमारे साथ मौजूद है। आपने पैकेज भी देखा, एक छोटी सी रिपोर्ट थी जिससे हम आपको थोड़ा सा आगाही देना चाहते थे कि इस प्रोग्राम में हम क्या डिस्कस करेंगे। सिराज साहब, बात यह है कि आप माशाल्लाह कोई ऐसी बात तो नहीं कर सकते कि जिसमें कि हम ये समझें कि पाकिस्तान की एक तवील मुद्दती, मेरे ख्याल है कि 90s से आप तिजारत में इन्वॉल्व हैं। मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, मुख्तलिफ हुकूमतें चली गईं, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ आईं इकनॉमिक की, मुख्तलिफ तमाम चीज़ें हुई। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, ये 1.5 साल की पॉलिसी है, ये गुज़िश्ता 70 साल की पॉलिसी में इसको कहाँ आप इसका मकाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तो बिलाल, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, आपकी मेहरबानी। वेलकम सर। जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, जब आई थी तो एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ और थे। बिल्कुल।
और आज लोग परेशान, मेजॉरिटी लोग परेशान हैं, छोटे लोग खास तौर पे, आम आदमी बहुत परेशान है। देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस हुकूमत से तब्दीली, जो इनका नारा था जी। तब्दीली से मुराद ये थी कि ऐसी चीज़ें तब्दील हों जहाँ पे माशी हालात बेहतर हो, आम आदमी के लिए भी, सबके लिए। उसमें अभी तक उनका मसला उस हिसाब से हल नहीं हुआ मेरे हिसाब से। कोशिशें वो ज़रूर कर रहे हैं और उसको उस हिसाब से चलना था, वो अभी तक चल नहीं पाए। उसमें पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, दूसरे 10 मसले भी हैं। मगर एक बात मैं कहूँगा कि इन्होंने हर फ्रंट को एक साथ दरवाजे खोल के झगड़ा शुरू कर दिया। हाँ, बहुत सारे महाज खोल बहुत दिए। सारे महाज कर दिए। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर महाज एक साथ चल रहा है, सबको पता है कि ये मसला है, हर कोई फिर इनको उल्टा करने की भी रास्ते चल रहे हैं। जी बिल्कुल। अब मैं शुरू करूंगा आपसे इस बात पे कि आपको देखना है ना, तो जहाँ तक ऑब्वियसली हमारा चाहे ताल्लुक चैम्बर मैं ये चाह रहा था कि ये 1.5 साल की कारकर्दगी ये जो है वो 17 साल की कारकर्दगी चैम्बर से वास्ता है, तो क्या इकोनॉमिक बिल्कुल। पॉलिसीज की बात जी। करेंगे ना। जी तो देखा, मेरे हिसाब से इनको इसके 3 हिस्से करने थे और अभी भी करने हैं, अगर करना चाहे। एक हिस्सा है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। दूसरा हिस्सा है टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। FDR वगैरह। ठीक है। तीसरा हिस्सा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रज़ाक दाऊद साहब का इलाका। अब ये 3 हिस्सों में अगर ये अलग अलग एनालाइज करें जी सर। तो उसको क्या करना चाहिए कि देखो, जहाँ तक FDR का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि उसमें इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की है। वो कोशिश क्या है कि शबर ज़दी को ला के बिठाया है ऊपर, वो उसको हर चीज़ पता है, वहाँ अच्छा भी है क्या और बुरा भी है, बिकॉज ही वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, कंसल्टेंट इसलिए कि हमें बड़े लोगों का, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का फर्ग्यूसन के थ्रू काम करता था, FBR से ही करता था, इंटरेक्शन उनके ही थे, इंटरेक्शन था। और वही लोग आज भी मौजूद है जब वो अब अफसर है। ये न्यू इन एंड आउट एवरीथिंग, अच्छा भी बुरा भी। मैं कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करें, और मैं समझता हूँ ये चाहे तो कर भी सकता है। मगर अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि जब इसको सब पता है, तो इसके साथ जितने लोग नीचे काम कर रहे हैं उनको भी पता है शबर ज़दी क्या है। 100%। ठीक हो गया। बिल्कुल। अब मसला ये है कि इमरान खान की बैकिंग ज़रूर है, मगर यहाँ पे हर्डल्स क्रिएट हो गए इतने सारे कि ये वो काम हो नहीं सकते जो ये करना चाहते हैं इमरान खान और ये। अब इनको डेफिनेटली एक्शन रिएक्शन करना पड़ेगा और बड़े फैसले करने पड़ेंगे। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि शब्बर ज़ैदी के राह में जो है FBR के वो अफसरान जो वो रोड़े अटका रहे हैं, वो या भी है ना, उनकी बहुत वजह सी से कुछ चीज़ें, नहीं हो बहुत रहा सी चीज़ें। बात समझे, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अफसरान भी बगावत कर रहे हैं, नीचे से बहुत से लोग कर रहे हैं। देखो, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, FBR में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, ठीक है ना, बिजनेस कम्युनिटी में भी होते हैं। बिल्कुल। अब अच्छे बुरे लोगों को छांटना ये शब्बर का काम है और उनको ऊपर लाना इसका काम है। बिल्कुल ठीक सही, है ना। बिल्कुल सही। अब उसमें ये कामयाब नहीं हो रहा, और इसलिए होता है, देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, कोई भी इदारे में गड़बड़ होती है ना, तो शिद्दत पसंद और गड़बड़ वाले लोग होते हैं कम, मगर वो हावी होते हैं, लेकिन पावरफुल होते हैं वो वो। पावरफुल होते हैं। अब यहाँ भी यही हाल है कि FBR में अगर 26,000 लोग हैं, 26,000 खराब नहीं है, उसमें होंगे 5-10% खराब। लेकिन यहाँ पर अब ये जो एम्प्लॉइज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है 22,000 है, 22,000 में कहते हैं कि 85% तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स पे कलेक्शन हो जाती है, और सिर्फ 15% के लिए, 20% के लिए आपने 22,000 का नफरी लगी हुई है। गलत है ना, बिल्कुल गलत है। 26,000 एम्प्लॉयज हैं, और आप जो कह रहे हो ना कि मेजॉरिटी टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट है। अब आपकी बात 100% सही है कि इतना बड़ा स्टाफ किस काम का है। वही अगर इस स्टाफ से सही मानों में काम लेना शुरू अदालत ने इसमें तहफ़्फ़ुज़ात के साथ फील्ड किया। पे उतार दें सबको, बिल्कुल, और और उसमें से बेईमान लोगों को साइड पे कर दें, तो ऑटोमेटिकली काम शुरू हो जाएगा। लेकिन नेट में इजाफा तो हुआ है, टैक्स नेट में इजाफा तो हुआ। 8 लाख बहुत कम हुआ। ये तो क्लेम करते हैं तकरीबन 25 से 26 लाख। मेरी बात, ये सिर्फ बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। GDP में 12% कह रहे हैं, पहले 8%। मेरी एक बात सुने, एक तरफ से टैक्स की बात करते हैं, टैक्स क्या है, टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है। ये जितनी भी बात कर रहे हैं और इमरान खान जितने तकरीरों में कह रहा है, वो ज्यादातर फोकस होता है इनकम टैक्स पे। जी सर। अगर वहाँ पे लोग नेट में नहीं थे, 22 करोड़ में से 10-15 लाख लोग, तो कुछ भी नहीं हुआ ना जी। अग्री, मगर बाकी टैक्सेस भी तो है ना, उसकी भी बात करें। मैं आपको एक बात कहूँ,
सबसे बड़ी खराबी क्या है इस वक्त कि ये जनरलाइज बात करते हैं और इमरान खान को भी वो फीड करते हैं जो इनकी मर्जी में आती है। जिससे वो खुश हो जाए, हाँ, वो खुश रहे और वो तकरीरों में कह देता रहे। वज़ीर आज़म खुश हो अब वो कह रहा है सारा पाकिस्तान चोर है, सारा पाकिस्तान अगर चोर है तो भाई ये मुल्क चल कैसे रहा है? एक तो यहाँ पे भी है, यू आर आल्सो इंक्लूडेड बिकॉज यू आर आल्सो पाकिस्तानी। ठीक है ना, सुनो तो सही। अब मैंने बीच में भी स्टेटमेंट दिया, मैं आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि इसका एक तरीका देखो कि जो इदारा टैक्स नहीं देता, जो लोग टैक्स नहीं देते, जो शहर टैक्स नहीं देता, आप उसको जाके पकड़ो। कैसे पकड़े? मैं आपको बताता हूँ। देखा, पहले तो ईमानदारी से सही फिगर्स बताओ कि इनकम टैक्स कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, सेल टैक्स कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, सिटी वाइज कैलकुलेशन इनके पास मौजूद है। हाँ, वो आया भी था और बीच में आया था सिर्फ छोटे ताजरों का, नहीं छोटे ताजरों का नहीं, शहरों के हवाले से दी थी, शहरों के हवाले से, शहरों के हवाले से दी थी कि कौन शहर कितने देता है। और बड़े बाकी जनरलाइज ज़्यादा दे देते, फिर कह देते कराची में पोर्ट है इसलिए ज़्यादा है। और भाई आप इस पोर्ट पे क्लियरेंस कब कराते हो? सारे ड्राई पोर्ट बना के रखे हुए हैं आपने, बिल्कुल। आप उधर से उधर का हिसाब अलग करते हो, इधर बोलते हो कराची पोर्ट है नंबर 1, नंबर 2 कह देते हो हेड ऑफिस इधर है। भाई ले जाओ हेड ऑफिस इस्लामाबाद, हमने तो नहीं कहा इधर रखो, हबाशी हब है इसलिए रखा है, आपकी गरज है इसलिए रखा है आपने। बैंक वाला हेड ऑफिस इसलिए रखता है कि यहाँ धंधा है, वो इसलिए नहीं रख रहा कि ये कराची है। अच्छा, मुझे बता दें कि शब्बर ज़ैदी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि इस मेरे हिसाब से फिर भी FBR में काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, शब्बर ज़ैदी अच्छी मेहनत कर रहा है, मैं वही पूछना चाह रहा था। इमरान इसके पीछे अच्छी मेहनत कर रहा है, इमरान खान साहब कर रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके, मैं इनको कह भी चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ कि आप सिटी वाइज डिक्लेरेशन दो और फिर आप उस हिसाब से बात करो। और आपको देखो, मेरी बात समझो, जब तक आप पंजाब से टैक्स नहीं लोगे, बड़ा सूबा है, आप उससे टैक्स नहीं लोगे तो ये काम नहीं चलेगा, ये मुल्क में टैक्स नहीं बढ़ेगा। मतलब माजी की जितनी हुकूमत थी उन्होंने पंजाब की तरफ तवज्जो कम रखी सबने टैक्स के हवाले से। अभी भी नहीं दे रहे ना भाई टैक्स, अभी भी क्या नजर आ रहा है। और सिंध में भी आपको कराची, हैदराबाद और टैक्स का एक और बड़े शहर है अमल होता है। कराची गर्दन छोटी है कराची वालों की, आप 70% टैक्स देने के बाद भी, मैं तो अभी भी कहता हूँ अगर हमारे में कोई चोर है, कोई डाकू है, पकड़ो सबूत के साथ, किसी की इज्जत को उसमें उछालो और बाकियों को माफ मत करो ना भाई। हम भी कह रहे हैं कि भाई सारा पैसा जो हम देते हैं इधर दे दो, मगर हम ये तो कह सकते हैं ना भाई कि सबसे लो, तो एक ये फर्क ठीक कर ले, टैक्स नेट बढ़ जाएगा। नहीं, मैं आपसे ये आ गया इधर चैप्टर। नहीं, मैं इसी में पूछा, इसी का ज़मीनी सवाल पूछ रहा था। अगर समझेगा शब्बर ज़ैदी साहब, अगर हम शब्बर ज़ैदी को देते हैं, बाकी हम फिर इस टॉपिक को तब्दील भी करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, शब्बर ज़ैदी साहब एक कंसल्टेंट थे, वो ताजिरों को चोरी का तरीका भी सिखाते थे और सही तरीका भी सिखाते होंगे। लाजमी सी बात है, कंसल्टेंट का काम होता है अपने जो क्लाइंट होता है उसके मफाद को फ़ायदा पहुंचाना। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये वही अफसरान है। अब शब्बर ज़ैदी साहब 3 साल रहते हैं, 5 साल रहते हैं, जितने भी रहते हैं, उसके बाद तो उन्होंने वापस आना है। वापस आने के बाद वो ये धंधा तो छोड़ेंगे नहीं, कारोबार तो यही करेंगे कंसल्टेंसी का, फिर उन्होंने वहीं जाना है। हाँ, नहीं करेगा। हाँ, तो सवाल ही पैदा होता है कि फिर वो बिगाड़ को तो नहीं आएंगे। मैं इसमें एक लाइटर मूड में एक जोक दे दूँ जी, कि जब शब्बर आ गया और ये जो आवाज़ आप कर रहे हो, मैं ऐसे मजाक में एक जोक मैंने बनाया। मैंने बोला अब शब्बर जाके वहाँ बैठा हुआ है, हाँ, अब वहाँ जाके ये बोले बैठा है, तो सबसे पहला काम ये हुआ कि नीचे से एक अफसर आया ऊपर, जोक है ये, हकीकत नहीं, हाँ, एक मजाक है। फिक्टिशियस है जो मैंने बनाया। जी जी जी। एक अफसर आया, साहब क्या हाल है, खैरियत है? फर्स्ट क्लास। साहब आपको हमारे बारे में सब पता है? बोला हाँ, हमें भी आपके बारे में पता है, तो बस इतना ख्याल रख रहा कि वो शेर आपने सुना है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब वो शब्बर क्या करे, मगर इसके बावजूद उसने बड़े काम किए। बात देखो, ये सही है आपकी बात कि बहुत सी चीज़ें ऐसी पता होगी उसको या उन लोगों मेरे ख्याल में बहुत सारी बात मुश्किल सारी पता होंगी, मगर इसके बावजूद देखो स्लो, इसका बेहतरीन इलाज है कंप्यूटराइजेशन, बेहतरीन इलाज है ARP सिस्टम। चले इसके साथ साथ ये बता दीजिए, SMS के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी इन्होंने और इस पर वो एहतजाज भी कर रहे हैं। SMS सही है गलत है? देखिए मेरे हिसाब से देखो उसूली तौर पे यहाँ कंफ्यूजन है। कार्ड, शनाख्ती कार्ड देना ना देना की कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारे छोटे ताजरों को डरा दिया इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन से। और इन देखो शर्त अच्छी है, शनाख्ती कार्ड के नंबर देने चाहिए, हर शख्स के पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और हर शख्स अपने किसी भी ट्रांजैक्शन में जरूरत है उधर देनी चाहिए जी। मगर FBR को
एक ऐसे कानून साथ बनाने चाहिए जो डिस्क्रेशनरी पावर्स उनको दिए हुए हैं, जो लोगों को तंग करने जाते हैं वो ना कर सके। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन की मिनिमाइज पॉलिसी बना दे कि भाई इस लेवल तक ये एक कागज़ है एंट्री के लिए, हल्का फुल्का जो समझ में आए सबकी भर सके। देखो डरते क्या है, छोटा ताजिर डरते किससे है? डरते इससे है कि मैं शरारती काट दूंगा, मेरा कोर्ट मेरा एक्चुअल टैक्स बनता होगा 1000 रुपये साल का, वो आएगा मेरे पास बोलेगा 1000 रुपये भी नहीं देता तो मुझे 500 दे, 500 उधर दे, चोरियाँ करवाएगा, फिर पकड़ेगा भी मेरे को और फिर बोलेगा अच्छा भाई 5000 के 5000 दे और कागज रख, ये कागज रखो। अब वो एक दुकान चला रहा है साहब, वो कहाँ से? लेकिन उससे टैक्स नेट में क्या होगा कि अगर कोई बायर आता है उसके पास 2 नंबर पैसा है, वो लाखों रुपए की खरीदारी करता है, तो कम से कम हुकूमत के इल्म में तो आएगी ना कि भाई अगर इसने 1 लाख रुपए की खरीदारी की या 50,000 से अबव की खरीदारी की तो पैसा कहाँ से आया? मैं तो कह रहा हूँ ना, हर शख्स को शनाख्ती कार्ड रखना चाहिए और देना चाहिए, हर काम पे देना चाहिए, हर धंधे में होना चाहिए। भाई दुनिया में क्यों मसला है? मेरी बात सुनो ना, आप दुनिया में जाते हो, हर दुकान पे आप खरीदारी करते हो, लंदन जाते हो, इंग्लैंड या दुबई जाते हो, अब तो दुबई में भी लग गया, जी जी, वो आपको वीएटी लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं। अच्छा वीएटी सुना मैंने, सेल्स टैक्स हटा के ये वीएटी निजाम लेकर आ रहे हैं, वैल्यू एडेड मैं टैक्स। देखो ये कुछ चीज़ें हैं शबर जदी को सोचनी चाहिए कि ये नीचे वाले इसको क्या घुमा फिरा रहे हैं, ठीक है? वीएटी हो कि जीएसटी हो, चीज़ उसूली तौर पे एक है, डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा बहुत फर्क है। और जब ये नाफिज हुआ था ना पहली मरतबा जी, बड़े हंगामे हुए थे। 1993 में, जी जी, अगर मेरी भूल नहीं हो रही, रियाज मलिक मेंबर होता था, उसने आया था 7 किताबें लेकर आया था, और जब नाफिज हुआ था तो यूके से उठा के सिस्टम को एज इट इज रख दिया था इधर। उस सिस्टम को छेड़ते नहीं ना तो आज तक चल रहा होता, मगर हमारे यहाँ कंप्यूटर में भी छेड़ देते हैं, सिस्टम में ख़राब कर देते हैं। तो वेट बेहतर है सेल्स टैक्स बेहतर है? भाई वीएटी और सेल टैक्स में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क ये है कि वीएटी में नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में किस में आसानी है? डॉक्यूमेंटेशन भी दोनों के तकरीबन सिमिलर है यार। उसको आपको चेन बनानी है, चेन तो आपको सेल टैक्स में ही बनानी है नीचे तक। बिल्कुल। वीएटी का मतलब क्या है? रिफंड के लिए जी, रिफंड की सिस्टम बन जाए साथ साथ। यहाँ तो इनको करना नहीं है ना एक्चुअली। जब तक ये कंप्यूटराइजेशन ऐसा कर दे कि इनके लोगों को इन्वॉल्व ना करें और डिस्क्रिशनरी पावर्स को खत्म कर दे, मैं आज गारंटी करता हूँ एफबीआर को ठीक करना है ना, 2 काम करना है। पहला काम, सुबह उठ के ये सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स इनके हाथ पैर काट दे, बोला नहीं कर पाए। दूसरा काम है कंप्यूटराइजेशन बाहर से लाए, थर्ड पार्टी और नादरा को इन्वॉल्व करके कंप्यूटर बनाए, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें एफबीआर का कोई बंदा ना हो। लेकिन एफबीआर से तो ताजिर बरादरी भी बड़े फायदे उठाती है, मुख्तलिफ अपने मफाद के लिए सारोज इशू करवाती है। चोर है ना, जो चोर है उसको पकड़ो। ताजिर बरादरी में भी चोर है तो पकड़ो। ताजिर बरादरी भी तो फिर उनके जख्म तो नुकसान पहुंचेगा ना। ताजिर बरादरी सब आसमान से तो उतरी भी नहीं उतरे, लेकिन उनमें अच्छे बुरे सारे। मैं कहता हूँ और हमेशा कहता रहा हूँ और तुम भी गवाह इस बात के कि भाई जो हम में से चोर है उसको भी पकड़ो। एसआरओ में कितने ताजिरों के अपने मफादात होते हैं जो एफआईबीआर निकलवाती है? बिल्कुल होते हैं, होंगे, आज भी होंगे, मुझे नहीं पता। खत्म कर दे एसआरओ कल्चर। हम तो कहते हैं हमेशा से, चैम्बर पे हमने हमेशा कहा एसआरओ कल्चर खत्म करो, नहीं करते। इसलिए कि देखो ये ताली दो हाथ से बचती है। कहीं पे ताजिर इनको बिगाड़ता होगा, मेजोरिटी जगह पे ये लोग बिगाड़ते हैं ताजिरों को, फिर सियासतदान बिगाड़ते हैं। देखो ये पूरा हमारा कल्चर खराब हो गया है। हमारा ये द वेरी फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है ना, पूरी सोसाइटी मतलब तमाम के तमाम लोग करप्ट हो गए। मतलब कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई दरमियाना है। जो चल रहा है, अल्लाह के बंदे अभी भी हैं जिनकी वजह से मुल्क चल रहा है। हाँ, वरना तो अक्सरियत ऐसी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब मदीना की रियासत बनाना चाह रहे हैं, तो अगर मदीना की रियासत बनती है तो उसमें ये करप्शन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। करना चाहिए, वो कोशिश पूरी कर रहा है। चले सर साहब, गुफ्तगू चलती रहेगी। यहाँ पर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर नासिर सराद कासिम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला चलता है और हम मजीद भी कुछ नुकात पे जो है बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और इस वक्फे में जाने से कबल सराद कासिम तेली साहब से एफबीआर के मौजू पर काफ़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू हो रही थी, तो उस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तशरीफ लाए और आप लोगों को हमने देखा कि बहुत ज़्यादा आप लोग पुरजोश थे और आप लोगों ने बहुत सारी बातें भी की, 1-to-1 भी हुई बातें।
कुछ यकीन दहानी भी कराएंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात है उस वक्त असद उमर होते थे वज़ीर ख़जाना साबिक़ा, बहुत सारी यकीन दहानी भी उन्होंने कराई, फिर वो चले गए, अब हफीज़ शेख आ गए। क्या बातें हुई और अब क्या आप लोगों को डिसअपॉइंटेड है जो उन्होंने पहले वादे किए अब इन्होंने पूरे नहीं किए? देखिए, पहला तो ये करेक्शन कर रहे हैं, 25 जुलाई को इलेक्शन थे जी, 23 जुलाई को ये चैम्बर आए 23 जब हुकूमत नहीं थी। जी जी जी, बिफोर 2 दिन बाद इलेक्शन होने जी, थे। बिल्कुल सही कह रहे और हैं। नजर आ रहा था कि जीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने इससे बहुत सारी बातें की, जी। हमने इसको बताई। और मेरी ख्वाहिश है आज अगर उनको नहीं हो तो मैं भेज दूं इनको उस दिन की रिकॉर्डिंग। हमने जो जो बातें की सारी करेक्ट हुई। हमने इनको बताया था क्या क्या हो सकता है, आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे अफसोस होता है कि इमरान खान जैसे लोग, स्पोर्ट्समैन है, बड़ा ज़बरदस्त शख्स है, ईमानदार है, अच्छा आदमी है, ये थोड़ा सा हमारी बातें उस दिन सुन लेता, आज भी सुन ले और वो बातों पे अमल कर ले तो बहुत फर्क पड़ नहीं, जाए। उस वक्त तो सुनी होगी ना, सुनी उस तो वक्त है, यकीन दहानी अमल भी कराई नहीं होगी। किया ना, अमल नहीं किया। अब बात क्या है, पहली बात तो देखे, मैं आप इस टीवी के जरिए कह दूं कि खान साहब ने हमसे वादा किया था इलेक्शन जीत के पहला कराची चैम्बर आऊंगा। अभी तक कराची चैम्बर नहीं है, नहीं है, ठीक है जी, 1.5 साल हो गया ओके। तकरीबन, और उसको आना चाहिए बिल्कुल, ताकि हम एनालाइज करें इनके साथ बैठ के। ठीक है ठीक है ठीक, और पता नहीं क्यों किसी ने चढ़ा के रखा हुआ है इनको, डरा के इस रखा बात की डरा के रखा हुआ डरा है के रखा हुआ कि भाई कराची, वहाँ सराज कासिम तेली है, वो आपको जो है वो करेगा। खैर, हालांकि ऐसा हम कभी नहीं करते। मेरे ख्याल लाइन पे अशफाक तौला है, तो मैं- अशफाक तौला, उनसे थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा कर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, अशफाक तौला साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अशफाक तौला साहब, प्रोग्राम दर हकीकत से मैं बिलाल हसन आपसे मुखातिब हूँ। मेरे हमरा सराज कासिम तेली साहब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के DMG ग्रुप के सरबराह भी बैठे हुए हैं। हमारी गुफ्तगू हो रही थी मौजूदा इकोनॉमिक पॉलिसी पे, रिफंड्स पे, FBR पे। चूँकि आप एक बहुत ही जहाँ दीदा जो आपके शख्स हैं मुआशियत की तौर पे, आप इमरान खान की टीम के साथ कुछ अर्सा रहे भी, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में मईशत की रफ्तार, इसकी सिमत दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको सिराज तेली साहब को बहुत बहुत सलाम और आपके व्यूअर्स को भी सलाम। पहले थोड़ा सा मैं आपकी बात की तस्दीक करते हुए चलूं कि मैं कभी भी इमरान खान साहब की किसी टीम में नहीं रहा हूँ। ठीक है, वो जरूरी है कि टैक्स रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन कमीशन जो पुराना बना हुआ था, असद उमर साहब ने और हफीज शेख साहब ने उसको कंटिन्यू किया। ठीक है, ये भी कहना जरूरी है कि जो हमारे मोहम्मद सियाद सुंदो साहब आए प्राइवेटाइजेशन में, तो उन्होंने उसके बोर्ड को चेंज करना मुनासिब नहीं समझा और वही बोर्ड चलना है। ठीक है जी। तो मैं कहीं कोई इकोनॉमिक पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था। दूसरी बात ये देखिए, जब आपकी जैसी मईशत होती है, सराज कासिम तेली साहब जैसे जय्यद माशाल्लाह बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, वो आपको बता सकते हैं कि जिस मईशत का पहिया पैरेलल इकोनॉमी पे या अंडर इकोनॉमी पे चल रहा हो, उसमें जो इस्लाहात लाने की जरूरत होती है, वो इस्लाहात उस वक्त जरूरी होते हैं जब आपकी मईशत की ग्रोथ बढ़े जी। और अगर आपके मईशत का पहिया नहीं चलेगा तो उसका मतलब ये होगा कि आप जमूद का शिकार हो चुके हैं। ठीक है। मईशत आपकी जमूद या स्टैगफ्लेशन में आ चुकी है और मुझे लग रहा है अगर यही हालात 2 से 3 महीने रहे तो ये रिसेशन या कसाद बाजारी में चली जाएगी। ठीक है। मसला ये आ रहा है यहाँ पर कि आपने 2 फैक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी किसी इकोनॉमी को हम देखते हैं, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी को। एक आपकी एक्सचेंज पैरिटी और दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का आपका मसला ये है कि इस वक्त आप इतने हाईएस्ट रेट में चले गए हैं कि वहां से किसी बिजनेसमैन को अपना पहिया घुमाना मुश्किल नजर आ रहा है, दर हकीकत नामुमकिन नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब और दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूँ डॉलर की पैरिटी, तो हफीज शेख साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा देखे कि हमने कंट्रोल कर लिया। अब मैं थोड़ी सी हकायक पेश करता हूँ। आज आपको मेरी एक पब्लिकेशन मिली होगी पाकोनॉमिक्स के नाम से, हमने इस पर पूरी डिटेल रिसर्च की है। करेंसी ऐसे रोकी गई है जैसे कि आप समझ लें उन्होंने फायर फाइटिंग, और फायर फाइटिंग ऐसे की है कि ये दुनिया में एक बदनाम जमाना हम टर्म लेते हैं हॉट मनी लाने। ठीक है। हॉट मनी ये लेके आए हैं। हॉट मनी साकरा अकाउंट, स्पेशल रुपी कन्वर्टेबल अकाउंट में आती है और उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके
ट्रेजरी बिल में रखा जाता है, मोस्टली 3 महीने वाले बिल। ठीक है। अच्छा, ये कंफर्ट दी गई है कि जब ये पैसा आ रहा है तो डॉलर को हम मजीद यानी कि रुपये को हम डीवैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वरना जब वो दोबारा डॉलर में कन्वर्ट होगा तो उनको कम डॉलर मिलेंगे। तो उनको ये भी एश्योरेंस है और उनकी ये भी हेजिंग है कि हम आपको रुपये में वही पैरिटी देंगे जो आप लेके आए होंगे। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जी जो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी बिल्कुल 13% के हिसाब से, अभी आज अगर आप देखें तो 13.6% है जी 3 महीने का। अब वो जब इनको इतना अच्छा बोनंजा मिल रहा है दुनिया में, तो यूके और यूएसए से सारी हॉट मनी आपकी तरफ आ रही है और इसका हुजूम एक अरब डॉलर से ज्यादा ऊपर। अशफाक साहब, लेकिन ये बात भी तो है, ट्रेजरी बिल में ही हमने सुन रहे हैं कि बैरूनी जो सरमायाकारी हो रही है वो ट्रेजरी बिल की हद तक हो रही है। इज इट राइट और रॉन्ग? एफडीआई कम हुई है, एफडीआई $35 मिलियन से कम हुई है और ये $1 बिलियन से बढ़ी। मैं आपको फिगर्स आप मेरे अगर आपको मैंने भेजी है, व्हाट्सएप की है, आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत ठीक ठाक किस्म की हमने एनालिसिस की है और इसके डिफरेंट पहलू से एनालिसिस की है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए पिछली हुकूमत के दौर में आप ये बताएं कि क्या उस पर जो इल्जाम होते थे कि जी कि आर्टिफिशियली आपने कंट्रोल किया है जी, तो आर्टिफिशियली कैसे कंट्रोल होता था कि आप जब डॉलर मार्केट से खरीद के बैंक ले लेते हैं और स्टेट बैंक को सरेंडर करके जब स्टेट बैंक मार्केट में सप्लाई करता है तो आर्टिफिशियली आप कहते हैं जी कंट्रोल होता है जी। फिल वक्त यही हालत है। डॉन की स्टोरी पिछले महीने की उठा के देख लेंगे, सितंबर अलोन में एक्सचेंज कंपनी ने $200 बैंकों को। तो बात यही है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है और मेरा ख्याल है आप ये भी रियलाइजेशन है कि हॉट मनी की वजह से आप अपने इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे जहाँ तक आ जाए एफबीआर की इस्लाहात की बात करते हैं, पूछेंगे क्या? एफबीआर की इस्लाहात और रिसर्च का जो मामला है वो बड़ा अजीब सा मामला है जी। अगर आप देखेंगे ना, हमने पिछले बजट में जो आवाज आ रही है, अशफाक आवाज आ रही है मेरी? बोले तो पूरे पाकिस्तान को जाती है, मुझे जैसे छोटे आदमी को सब 2 दफा आएगी। पूरे पाकिस्तान में आपकी आवाज आती है। मेरी बात सुनो अशफाक, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तुम्हें। बात यह है कि अभी बीच में स्टेट बैंक का गवर्नर आया था, आपको पता है, चैम्बर में, ठीक है, बाकर निजाम। हमने कुछ सवाल किए, उसके जवाब वो खा गया। तुमसे मैंने एक सवाल ये करना है कि मैं ये समझता हूँ, जैसा अभी तुमने भी कहा ना कि इंटरेस्ट रेट सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, और मैं ये समझता हूँ कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है और उसको इन्फ्लेशन से 1% ऊपर रख के चल रहे हैं, इससे एक इकोनॉमी पूरी घट गई है, पाई घट गई है और ये इकोनॉमी कभी भी उठेगी नहीं जब तक ये इंटरेस्ट रेट को रिवर्स करना नहीं शुरू करेंगे। और मैं समझता हूँ इनको सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को फॉलो करना चाहिए, जो नहीं कर रहे वो ये है कि इनको ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन की और इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़े, पाई बढ़े और जाके इन्फ्लेशन कम हो। ये उल्टा कर रहे हैं और इसी वजह से फंस गए और ये फंसे हुए रहेंगे जब तक ये सीधा नहीं करेंगे। मैं ये समझ रहा हूँ, अभी सही है या गलत है तुम्हारे हिसाब से? सिराज भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने एक तरफ ये कहा कि जी हमने स्टेट बैंक से बोरोइंग कम, ठीक है ना, 4 महीने से नहीं कर रहे। आप देखेंगे ना तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो बैंकों से बोरोइंग की है इस साल 4 महीने में वो 338 अरब है। पिछले 4 महीनों में 140 अरब की गई थी, तो 200 अरब की यहाँ पर फर्क आई। दूसरी तरफ पिछले साल इसी पीरियड में प्राइवेट सेक्टर को बैंकों ने लैंड किया था 281 अरब और इस साल सिर्फ 20 या 21 अरब है। तो वो जो 200 अरब जो गवर्नमेंट ले गई वो उस रेट पे अपनी पैकेज को मीट करने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर की जेब से गया, वरना प्राइवेट सेक्टर लेने वाली भी नहीं है, ना डिमांड है ना सप्लाई है उसके पास। मैं सही कह रहा हूँ। ये एक इतना बड़ा फैक्टर, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। जैसे आपने कहा कि ये सेलेक्टिव फिगर्स पे हमारे मोहतरम गवर्नर स्टेट बैंक साहब उस पर रिलाई कर रहे होते। आपको भी पता है, आप चेंबर में बैठे हुए हैं, 1125 के कितने रिफंड आउटस्टैंडिंग, कितने एडवांसेस लिए जाते हैं लोगों से टैक्स की मद में। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे आप अलाउ करें तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपने यही करना था तो आपने आज
मोहर लगा दी कि पिछला दौर सही था। आज आप सिर्फ 35% डिवैल्यूएशन करके इस बात की एक्सेप्टेंस की गम्माजी कर रहा है आपका, और इस बात का आकाश है कि आज आपने उस दौर को सर्टिफिकेशन दे दिया कि आप बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, देखिए वो दूसरी बात ये तो गलत कई है, और वो चलेंगे गलत है भाई। कि नहीं है। सरदार की बातें नहीं जो करो, वो दूसरी चीज है, वो और इन्फ्लेशन है इस वक्त, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, और रूरल इन्फ्लेशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। आप एक सवाल का जवाब दो ना भाई। मैं जो सवाल कर रहा हूँ मुझे ये बताओ, आज 13.25% ये रखा हुआ है, बैंक दे रहे होंगे 17-18% में, 5-6% अपना स्प्रेड रखते हैं, कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है? और जो इंडस्ट्रियां इस कैलकुलेशन में लगी है वो आज सिकोनी शुरू होगी कि नहीं? हाँ बोलो या ना बोलो। तो राज भाई एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि बैंकों का तो आपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया, जहां पर आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का सेंटर का है उसका आपने इंटरेस्ट रेट 1 से 1.5% कम कर दिया है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक इंटरेस्ट रेट आपका 7 से 8% नहीं आएगा और डॉलर पैरिटी आपकी सही कह रहा हूँ ना, बोलो ना भाई। सही कह रहा है, मैं नहीं समझता आपकी बात इकोनॉमी का कोई टर्न अराउंड होगा, बिकॉज अगर हॉट मनी के सहारे पे हमें चलना है, टी-बिल की शॉर्ट टर्म में, ये तो बंजारा कैपिटल उसको कहते हैं, नोमैड कैपिटल। अशफाक तौला साहब, मुझे एक बता दीजिए कि सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ आखिरी, वो ये कह रहा है कि ये जो टैक्स रिफॉर्म, ये जो टैक्स पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बनाने जा रहे थे और फिर अथॉरिटी बनाने में एपीआर के वो जो ताकतवर लॉबी थी उसने इनको मुजाहमत की, फिर ये उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया, खत्म नहीं किया, सस्पेंड कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि वो रिफॉर्म्स के आने से या रिफॉर्म्स का जो सस्पेंड हुआ इसमें नुकसानात क्या हुए या वो फायदे क्या होने थे? पहले एक बात आप याद रखिएगा, टैक्स रिफॉर्म में मेरे मोहतरम सिराज साहब बैठे हुए, मैं 10 साल से टैक्स रिफॉर्म में हूँ, मैं कहूंगा हफीज शेख से हफीज शेख तक, ठीक है ना, सारे दौर में मैं रहा हूँ। और एक बात मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये जो 3-4 बड़े रिफॉर्म्स लाने वाले थे, ये वो रिफॉर्म्स को उलट करने वाले रिफॉर्म्स हैं जो 2001 के रिफॉर्म्स में वर्ल्ड बैंक की ही एक चीज में $120 मिलियन खर्च करके ऑस्ट्रेलियन गोरे और यूके के गोरे आए थे और उन्होंने बना के दिया था चीफ कमिश्नर ने। या तो आप एडमिट कर लेंगे वो आपका रिफॉर्म गलत था, या आप कह लें कि ये रिफॉर्म गलत है, ताकि कौन करेगा मुझे आज तक पता नहीं। थैंक यू अशफाक तौला साहब, बहुत शुक्रिया। अशफाक तौला साहब मेरे साथ मौजूद थे और इनकी भी कुछ बातें थी, हमने ले ली। अब बात ये कसाद बाजारी आ जाएगी 2-3 महीने में, ये कह रहे कसाद बाजारी आ जाएगी, यानी कि मुल्क में जो है एक मुआशी बहरान आने वाला है 2-3 महीने में। भाई अगर इस वक्त मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपको ये समझाने लगा था जो आपने बात काट दी, आप इस हुकूमत के ये इकोनॉमिक की पॉलिसीज के 3 हिस्से कर दो। एक टैक्सेशन को सुन आ जाएगा इसमें, एक टैक्सेशन है, एक मॉनेटरी पॉलिसी है और एक रज़ाक दाऊद वाला इदारा है, समझ दो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की है। आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला भी बेहतर हो गया है काफी, और जो भी किया हमारे हिसाब से पूरा सही नहीं किया, मगर चलो ठीक है। यहाँ टैक्सेशन वाला भी ठीक चल रहा है। सबसे बड़ी जो खराबी इस वक्त है ना, वो है इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी की, इंटरेस्ट रेट की। ये जो अशफाक तौला भी यही कह रहा था, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि पूरा पाकिस्तान चीख रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट का तरीका सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स पे होना चाहिए और उसूली तौर पे ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये 2-2.5% की ग्रोथ के साथ जीडीपी की IMF के कहने पे आप 4 साल के, आप 6 महीने में लुढ़क जाओगे। आप क्या समझते हो? आप उल्टा मुल्क को आपने श्रिंक कर दिया। तो ये जो दावे कर रहे हैं कि हम सही सिमत में जा रहे हैं, मेरे हिसाब से और करंट टैक्सेशन पॉलिसी में सही सिमत में जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसियों में सही सिमत में जा रहे हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में रिवर्स जा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। और देखे बात क्या है, हमने उस दिन भी सवाल किया, उस दिन भी ये बता दिया कि भाई ग्रोथ आ रही है, हमने 3 टेक्सटाइल के सेक्टर में ग्रोथ है, क्वांटम वाइज क्वांटिटी बढ़ी है। मैंने सवाल किया भाई वैल्यू भी साथ बताओ, मुझे एक बात समझाओ कि जहाँ डॉलर 105 रुपए से 156 रुपए पे आ गया, 160 पे आ गया, तो और एक्सपोर्ट अगर बढ़ी है तो वैल्यू भी बहुत बढ़नी चाहिए ना, इतना डॉलर बढ़ गया, बिल्कुल वैल्यू घट गई और क्वांटम बढ़ गया, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब या तो प्राइसेस घटा दी या वो क्वांटम नहीं बढ़ा इतना, ये कहीं पे गड़बड़ है, आप क्लेरिफाई करो।
वो आपके लिए रिफाइन नहीं करते। आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताते हो कराची चैम्बर में आके और 10 सवाल इधर उधर के खा जाते हो। अगर ये बात अब हमने लिहाज किया। हमाद अजहर से मुलाकात हुई आपकी? हमाद अजहर साहब से? हमाद अजहर से अभी रिसेंटली नहीं हुई, शुरू में हुई थी। तो नेचुरली तो हफीज शेख और वो दोनों ही इन तमाम चीजों के जिम्मेदार। देखे मॉनेटरी पॉलिसी वो तो स्टेट बैंक का हफीज शेख नहीं है, वो तो स्टेट बैंक का अपना है। बल्कि जहां तक हफीज शेख का ताल्लुक है, मैं ये कहूंगा शेख साहब को वो भी आने वाले चैम्बर का वादा किया है इंशाल्लाह। मुझे उस हफीज शेख में और इस हफीज शेख में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। एक हफीज शेख था जो प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर था, सिंध का मिनिस्टर था, और एक हफीज शेख है जो अभी फाइनेंस के। अब जब आएगा कराची उससे पूछेंगे कि क्या फर्क है, बताएंगे। इस आपको तो नहीं बता सकता ना मैं। खैर बात ये नहीं है, वहाँ दोस्त है, हमारा भाई है, मगर मैं समझता हूँ हफीज शेख का इशू नहीं है। वो जो कर रहा है सही कर रहा है, उसको पॉलिसीज और FBR और ये ज़्यादा है। जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक है, स्टेट बैंक का ताल्लुक है, दे हैव टू चेंज द डायरेक्शन। ये गलत डायरेक्शन में है और इसमें सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी आना पड़ेगा। ग्रोथ के बगैर मुझे बताओ इंडस्ट्री नहीं लगेगी। अच्छा, लोग जो ये एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये IMF का आदमी है, गवर्नर स्टेट बैंक, और IMF को उन्होंने नौकरी छोड़ कर आए। आप क्या समझते हैं कि IMF के हम पेरोल पे भी चल रहे हैं हम? तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF के मफाद के लिए काम कर रहे हैं या मुल्क के मफाद के लिए? जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर बताता हूँ। मेरे को IMF में जाना जरूरी था, उसकी वजह थी। उसकी वजह यह नहीं थी कि ये इनके कहने पर डिक्टेशन सारे चलाओ। उनकी वजह यह थी कि दुनिया में सारे मुल्कों के कम्युनिटी ऑफ नेशंस में आपने धंधा करना है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आपसे करना है, 10 मुल्कों से करना है। अब वो धंधे की वजह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपका सही है कि नहीं है, वो IMF के होते हुए सारी दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है, तो आप उसे धंधा करें। मगर IMF ये नहीं कहता कि आप अपनी इकोनॉमी का खाना खराब कर दो, बल्कि मैं समझता हूँ अगर इस तरह चला, आप लिख लो आज मेरी बात, कल थोड़े अरसे बाद IMF कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। इससे IMF को भी तो तकलीफ होगी ना। अगर आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ी, अगर आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आया, अगर आप GDP के 4-5-6% पे ना पहुंचे, 7 पे ना पहुंचे, ये 2.5% और स्टेट बैंक ने 3.5% की बात की है। 3.5% का भी अभी कह रहे हैं जी, 3.5 कह रहे थे जी, पहले तो 2.5 कह रहे थे जी। और मैं समझता हूँ ये भी कम है GDP का। अच्छा आप मुझे ये बताओ ना, आप सारी दुनिया में देख लो ना इंटरेस्ट रेट क्या है, और तो सिंगल डिजिट में है, सिंगल डिजिट में, और इन्फ्लेशन भी उधर कम है, इनके हिसाब से होगा कम। मगर वो ग्रोथ के साथ है जी। आप मुझे एक काम अगर नहीं होगा ना, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इंडस्ट्री जो इस इंटरेस्ट रेट की वजह से डूब जाएगी। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अभी ताज़ा किया होगा कि भाई 5 साल में रिटर्न आएगा या 10 साल में रिटर्न आएगा, उसने इंटरेस्ट रेट पे हिसाब किया था 6% पे या 7% पे, जो था आखिरी जब हुकूमत आई। जी 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 बिल्कुल ठीक है। अब हुकूमत ने आके 1.5 साल में 13.5 कर दिया। अब वो इंटरेस्ट रेट उसको क्या मिल रहा है, 15-18%। ठीक है। अब 6 का 9% मिलता होगा, एक मिसाल है, अब 18 मिल रहा है, तो वो 9% जो बढ़ गया उस इंडस्ट्री पे, वो कौन देगा? वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो फिर सिक रिवाइवल जाएगा, फिर बोलेगा चलो स्टेट बैंक पॉलिसी दे रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इनकी नजरों में CPEC जो इंडस्ट्रियल जोन है, या CPEC से इन्होंने बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं कि इनकी इकोनॉमी को 2 से 3 साल के अंदर जो है वो आपको एक सपोर्ट देगा। आप क्या कहते हैं? वो सपोर्ट जरूर देगा, मगर इतनी सपोर्ट नहीं देगा जितनी आपको चाहिए। देखो आपका पूरा मुल्क CPEC पे तो नहीं चलेगा ना, वहाँ रोड, रास्ते, ये बहुत सारी चीजें हैं जो काम करेगी, मगर CPEC तो अलग चीज है ना। आप उसके प्रोस एंड कॉन्स देखो, अगर उसके प्रोस एंड कॉन्स देखोगे तो दोनों चीजें, अगर जाहिर है, मेरी बात सुनो, अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट जब कर रहा है तो अपने मफाद के लिए कर रहा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं कर रहा। बिल्कुल। इसी तरह हमारा मफाद है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, तो हम उसको करने दे रहे हैं ना। अब दोनों का एडजस्टमेंट है कि दोनों का फायदा है जब तक चलेगा। अब किसका ज्यादा है काम है, ये तो वक्त बताएगा,
मगर इसमें कल्चर तबाह ना हो जाए ये ख्याल रखना है। मैंने थोड़े अर्से पहले कहा था किसी टीवी पे, फिर कह देता हूँ कि 15 साल पहले 10 साल बाद बल्कि जल्दी नजर आना शुरू हो जाएगा, रोडों पे आपको चुन्नू मुन्नू नजर आएंगे बीच बीच के। देखो ये सब समझना है, आपका कल्चर, आपका कल्चर, इनका कल्चर। चाइनीज हमारे दोस्त है, बहुत डिफरेंट, हमारे भाई है, हमारे वास्ता है बहुत अच्छा। अच्छा, कराची चैम्बर में इनको आप दे रहे हैं, इनको मेंबरशिप, चाइनीज को मेंबरशिप दे रहे हैं? भाई मैंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, फॉरेन अफेयर्स को, कि कुछ चाइनीज हमारे मेंबर बन गए, उनके पास एनटीएन नंबर है, हाँ, और पासपोर्ट लेके आ जाते हैं, हाँ, और कानूनी तौर पे चैम्बर का मेंबर बन सकता है अगर एनटीएन नंबर है। बिल्कुल सही, ठीक है, हमने दे दी मेंबरशिप। अब हमें पता नहीं था, हमने जब चेक किया इतने सारे मेंबर बनने चक्कर किया है, फिर हमने जब पॉलिसी देखी तो हमारे मेमोरेंडम में, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस में, कानूनों में कहीं पे इसका खुलासा नहीं है। हमने लिख के भेजा है डीजीटीओ को, हमने लिख के भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को और फॉरेन अफेयर्स को कि मेहरबानी करो इसका हमें क्लेरिफिकेशन दो। हम इनको आगे मेंबर बनाए ना बनाए, तो जो बन गए, जो बने हुए अभी है, हाँ, मगर अभी निकाल भी नहीं सकते। लेकिन मेंबरशिप के लिए क्या पाकिस्तान की नेशनलिटी होना लाजमी नहीं? यही उसका खुलासा नहीं है ना, उसमें लिखा हुआ है एनटीएन नंबर होगा तो मेंबर बनाना, टैक्स पेयर होगा तो बनाना। हम टैक्स पेयर है, चले। अब वो बोलते हैं हमारी कंपनी है, हाँ, हम चाइनीज है तो क्या हुआ, हमारा पार्टनर है या पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर है, एससीसीपी ने उसे सर्टिफिकेट दे दी है, वहाँ एनटीएन नंबर मिल गया है। अच्छा, हम क्योंकि एंड की तरफ जा रहे हैं, आप इस मईशत के लिए हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही भाई मैंने अभी रिसेंटली भी कहा, अभी फिर कह देता हूँ कि देखे आस्ते आस्ते अभी चेंज करना है और जल्दी चेंज कर। मॉनेटरी पॉलिसी को जल्दी चेंज नहीं करेंगे ना तो इनको बहुत सारी सिक्योरिटीज मिलेगी। इंटरनेशनल को सिंगल डिजिट पे आना चाहिए, सिंगल डिजिट पे आना चाहिए और जितना जल्दी आ सके आ जाए, वरना ये इसकी इकोनॉमी आपकी और खराब हो जाएगी। बाकी जहाँ तक टैक्सेशन के पीछे काम कर रहे हैं इनको करना चाहिए, सही कर रहे हैं, और किसी कोई भी शख्स इस मुल्क में नहीं होना चाहिए जो टैक्स नेट में ना हो। ठीक है, मैं ये मानता हूँ और ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। तकलीफ होगी मगर ये अब छोड़ना नहीं चाहिए, ये करके रहना है। और छोटे ताजरों को भी नेट में आने में तकलीफ नहीं है अगर इनकी डॉक्यूमेंटेशन सही कर दे। ठीक है, जहाँ तक मसला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मैंने शुरू में कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे रज़ाक दाऊद साहब तुम कहा था आपको मेरे हिसाब से आरडीज वगैरह इतनी सारी एकदम नहीं लगानी थी, बहुत जल्दबाजी में काम नहीं करना था, मतलब स्टेप वाइज करना चाहिए। आपको करना था लग्जरी आइटम्स को रोकना था। जी बिल्कुल, लग्जरी गाड़ियों को बंद कर देते, खाना खाने पीने बैन कर देते, आप बैन कर देते। अब आपने ये कर तो लिया, हाँ, आपने जो भी किया सख्ती से किया, ओवर किया, आपका काम हो गया, आप सरप्लस में आ गए, ट्रेड डेफिसिट आ गया ना, आ गया सरप्लस। अब आप मेहरबानी करें, आप इसको मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी रिवाइज करें कि मेंटेन भी हो और वो चीजें आसान हो जाए जो आनी जरूरी है। जो रॉ मटेरियल पे तो छोड़ दिया ना, रॉ मटेरियल है इंपोर्ट करना जरूरी है, जो चीजें ताकि आपकी इंडस्ट्री चले, आपका काम चले। ठीक है, और इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, तीन चीजें ठीक कर दे रहे तो। और सबसे बड़ा काम ये है कि इमरान खान थोड़ी हिम्मत पकड़ के कराची चैम्बर आ जाए, कराची चैम्बर आ जाए। चले जी, इस टीवी चैनल के तवज्जुह से आपको ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है सराज कासिम तहरीरी कराची चैम्बर आने के लिए दोबारा दावत दी है और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स कमिटमेंट है इनका, कमिटमेंट है, कमिटमेंट। चले जी, तो मैं आपको पैगाम दे रहा हूं और आपने भी पैगाम दे ही दिया कि वो लाजमी आए। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि वजीर पाकिस्तान है और उनका कहना भी यही है कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में ताजिर और सनतकार सबसे ज्यादा उनके साथ दे रहे हैं और देंगे और उनकी तरफ वो तवक्कुआत भी रखते हैं। बहरहाल सराज कासिम तहरीरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी बातें की और वो बातें की जो आज तक जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए या जो इनकी समझ इतनी नहीं थी, लेकिन बहरहाल आपने बहुत गहरी बातें की। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम इसी प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।